सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अच्छा लेदर हुई है पूरी मुंबई पुलिस की, बल्कि मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान की खाकी के ऊपर एक दाग लगा है। जो एलिगेशन लगाए थे उसके सपोर्ट में उन्होंने साइंटिफिक एविडेंस दिए हैं, व्हाट्सअप चैट दिए हैं, दूसरे डिटेल दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पहली पिटीशन फाइल की थी, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पी के ऑर्डर किए हैं कि 15 दिन के अंदर आप इसकी प्रारंभिक जांच करें कि मोटा मोटा ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है। 15 दिन बाद सीबीआई अपनी एक रिपोर्ट देगी, जिसके बिना पर कोर्ट निर्णय करेगी, एफआईआर दर्ज करके रेगुलर इन्वेस्टिगेशन की जाए या ना की जाए। परमबीर सिंह ने नौकरी में रहते हुए इस तरह के एलिगेशन क्यों एफआईआर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि वो खुद इस पद पर थे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो कोई कमेंट्स नहीं करता। मैं सभी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, तमाम हिंदुस्तान से, तमाम पॉलिटिशियन से, तमाम पुलिस ऑफिसर से, तमाम जुडिशल ऑफिसर से, क्या हिंदुस्तान में इससे पहले किसी जूनियर ने अपने सीनियर के खिलाफ कोई एफआईआर इस तरह के केसेज में करप्शन की दर्ज की गई है? सीनियर के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है कि उसका क्या रिपरकशन होगा, उसके कैरियर पर क्या असर रहेगा, लोग उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। कभी आपने सुना है कि किसी लोअर कोर्ट ने अपने सेशन कोर्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली हो या कॉग्निजेंस ले लिया हो? तो ये एक सिस्टम के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने जो कुछ किया सही टाइम आने पर किया और बहुत बढ़िया निर्णय लिया। दिल्ली पुलिस महासंघ उनका स्वागत करता है कि उन्होंने कम से कम हिंदुस्तान के अंदर हिम्मत तो करी मुंह खोलने की राजनेताओं के खिलाफ। अदरवाइज राजनेता जिस तरह से दूध में से मक्खी निकाल के पुलिस ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को फेंक देते हैं, ये बहुत बड़ा एक सवाल उन्होंने पैदा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। महाराष्ट्र की सियासत में जो उठापटक मची हुई है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेदभूषण शर्मा जी, जो एक्स एसीपी हैं दिल्ली पुलिस से। आइए इनसे बात करते हैं। तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सर। एंटीलिया केस में जांच के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया और पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहा जाता है सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब जब देशमुख जी ने अपना इस्तीफा दिया है तो ऐसे टाइम पर दिया, टाइमिंग इस तरह की है कि वो इस्तीफा ना होकर और उसको दुर्भाग्यपूर्ण एक निर्णय कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो इस्तीफा जब उनके दामन पर परमबीर सिंह ने सब दाग लगाए थे, 100 करोड़ की वसूली का एलिगेशन लगाया था, उसी टाइम उनको शायद त्यागपत्र देना चाहिए था, जिससे उनकी भी साख बची रहती और पुलिस की भी बात रहती और सिस्टम अपना काम करता रहता। परंतु अब इस मामले के अंदर बड़ी छीछा लेदर हुई है पूरी मुंबई पुलिस की, बल्कि मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान की खाकी के ऊपर एक दाग लगा है। दिल्ली पुलिस के बारे में भी लोग अब बहुत तरह की बातें करते हैं, यूपी पुलिस के बारे में, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्सेस के बारे में इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों आई? ये जो महाराष्ट्र के अंदर जो सारा प्रकरण हुआ जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, हवाला दे रहे थे, ये एक बड़ा भारी प्रश्न बन गया है तमाम खाकी के लिए, हिंदुस्तान की खाकी के लिए। और ये सोचने का समय है और सबको इसके बारे में विवेचना करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। सर, जिस तरह से सचिन बाजी की जब गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने परमबीर सिंह का नाम सामने आया, उसके बाद जब परमबीर सिंह पे बात आई तो उन्होंने अनिल देशमुख का नाम का खुलासा किया। तो क्या अनिल देशमुख की ने जब इस्तीफा दिया तो इससे ऐसा कुछ लगता है कि बड़ा नाम कोई निकल के सामने आएगा, फिर कोई मुख्यमंत्री का नाम भी इसमें आ सकता है? देखिए, जो परमबीर सिंह ने एक डिसीजन लिया, एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया, उन्होंने जो एलिगेशन लगाए थे उसके सपोर्ट में उन्होंने साइंटिफिक एविडेंस दिए हैं, व्हाट्सअप चैट दिए हैं, दूसरे डिटेल दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पहली पिटीशन फाइल की थी, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं। अब हाई कोर्ट में वो गए और भी 3 पिटिशनर थे, जिनके पिटीशन को सुनने के बाद में हाई कोर्ट ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पी के ऑर्डर किए हैं कि 15 दिन के अंदर आप इसकी प्रारंभिक जांच करें कि मोटा मोटा ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है। 15 दिन बाद सीबीआई अपनी एक रिपोर्ट देगी, जिसके बिना पर कोर्ट निर्णय करेगी, एफआईआर दर्ज करके रेगुलर इन्वेस्टिगेशन की जाए या ना की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल इस सारे मामले के अंदर जो पैदा किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है तमाम मीडिया, तमाम प्रिंट मीडिया के द्वारा, कि परमबीर सिंह ने नौकरी में रहते हुए इस तरह के एलिगेशन क्यों एफआईआर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि वो खुद इस पद पर थे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो कोई कमेंट्स नहीं करता, परंतु मैं सभी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, तमाम हिंदुस्तान से, तमाम पॉलिटिशियन से, तमाम पुलिस ऑफिसर से, तमाम जुडिशल ऑफिसर से, क्या हिंदुस्तान में इससे पहले किसी जूनियर ने अपने सीनियर के खिलाफ कोई एफआईआर इस तरह के केसेज में करप्शन की दर्ज की गई है?
तो मेरी जानकारी में आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि परमबीर सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, क्योंकि एक परंपरा नहीं है इस तरह का एक, क्योंकि सीनियर के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है कि उसका क्या रिपरकशन होगा, उसके कैरियर पर क्या असर रहेगा, लोग उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसलिए केवल परमबीर के लिए सवाल उठाना, पैदा करना, परमबीर सिंह के लिए जो कमिश्नर भी हैं और अभी भी डीजी होमगार्ड्स हैं और एक आईपीएस ऑफिसर हैं और उनका ज़िंदगी का बड़ा भारी अनुभव पुलिस का रहा है। सुशांत राजपूत केस में जिस तरह से वो दृढ़ता के साथ में लगे रहे, अपनी बात को कहते रहे और बाद में सीबीआई ने भी उनकी बात को माना और आज तक सुशांत केस के अंदर उससे आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई। तो इस तरह से सवाल पैदा करना कि परमबीर सिंह जो कमिश्नर थे बॉम्बे पुलिस के, उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं की, उन्होंने पहले एलिगेशन क्यों नहीं लगाए, तो उसका जवाब यही है कि चूंकि सिस्टम, परंपरा और इस तरह की चीज़ें हैं कि इस तरह नहीं होती। कभी आपने सुना है कि किसी लोअर कोर्ट ने अपने सेशन कोर्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली हो या कॉग्निजेंस ले लिया हो? तो ये एक सिस्टम के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने जो कुछ किया सही टाइम आने पर किया और बहुत बढ़िया निर्णय लिया। दिल्ली पुलिस महासंघ उनका स्वागत करता है कि उन्होंने कम से कम हिंदुस्तान के अंदर हिम्मत तो करी मुंह खोलने की राजनेताओं के खिलाफ। अदरवाइज राजनेता जिस तरह से दूध में से मक्खी निकाल के पुलिस ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को फेंक देते हैं, ये बहुत बड़ा एक सवाल उन्होंने पैदा कर दिया है। आपको याद होगा शिवानी भटनागर केस हुआ था इसी दिल्ली शहर के अंदर। आर के शर्मा जो एक आईपीएस ऑफिसर थे, उनको जेलों में रहना पड़ा, सालों जेलों में रहना पड़ा, जबकि उसमें एलिगेशन प्रमोद महाजन जो बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता थे, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाया गया था और यहाँ तक कहा गया था कि जो शिवानी भटनागर से बच्चा है उसका प्रमोद महाजन के साथ डीएनए कराया गया, परंतु उनका डीएनए नहीं कराया गया क्योंकि पावर में थे, ताकतवर आदमी थे, पॉलिटिशियन थे, राजनीति थे। इसी तरह बॉम्बे के अंदर कितने केस मैं आपको गिनाऊंगा जहां पर इस तरह के बहुत सारे प्रकरण आए हैं। आपको तेलगी घोटाला याद दिलाना चाहता हूं। तेलगी घोटाले के अंदर एक उस टाइम के कमिश्नर साहब को जेल जाना पड़ा, जबकि उस मामले के अंदर शरद पवार के ऊपर एलिगेशन लगाए गए। जब उनका नार्को एनालिसिस टेस्ट किया गया तो शरद पवार का नाम बार बार उसने लिया, छगन भुजबल का नाम लिया गया उसमें, जो उस टाइम बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे महाराष्ट्र के, उनके बेटे भतीजे समीर भुजबल का नाम लिया गया और बहुत सारे पॉलिटिशियन का नाम लिया गया। तो केवल पॉलिटिशियन बच जाते हैं और लास्ट में आकर आईएएस, आईपीएस या जो सरकारी कर्मचारी है उनको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं और सारे मामले के अंदर इसी तरह हुआ है। परंतु ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि कम से कम परमबीर ने जाकर इनकी कच्चा चिट्ठा खोलने की कोशिश की है और ये बहुत बात दूर तक जाएगी। सर, कोर्ट ने जब सीबीआई की जांच के आदेश दिए, उसके बाद अनिल देशमुख ने जो इस्तीफा दिया, इस्तीफे से पहले शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की, तो इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, शरद पवार बहुत सीनियर लीडर हैं और उनकी जो पृष्ठभूमि रही है, उनको कई तरह की बातें उनके बारे में की जाती हैं। जहां वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं, उनका इतना बड़ा शुगर माफियाज के साथ में लिंक बताया जाता है और बहुत सारे तरह के उनके बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं। तो नेचुरली वो एनसीपी के चीफ थे, तो नेचुरली उनके जो देशमुख थे उनसे सलाह मशवरा करने गए हैं कि भाई किस हालात में अब क्या किया जाए। अभी भी जब देशमुख का इस्तीफा दिया गया वो दौड़ के दिल्ली आ गए, तो यही आदेश लेने आए होंगे अब मुझे क्या करना है, क्योंकि वो तो एक लीडर हैं उसके, जो उनके चीफ हैं शरद पवार हैं। तो नेचुरली सारी जो अब उंगलियां हैं शरद पवार के पर भी उंगलियां घूम रही हैं, वहाँ के सीएम पर उंगलियां उठ रही हैं कि पहले इन्होंने टाइम रहते हुए क्यों इनका इस्तीफा नहीं मांगा, जो कि बिल्कुल जायज़ था, मांगना चाहिए था। मॉरल ग्राउंड के ऊपर जो उनके ऊपर एलिगेशन लगा था, इतना सीरियस एलिगेशन, 100 करोड़ की रिश्वत का लेने का, वही का एक्सटॉर्शन का एलिगेशन लगा, जो बहुत सीरियस ऑफेंस है, जिसमें बहुत भारी सजा का प्रोविजन है, हीनियस ऑफेंस में माना जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें एक दिन एफआईआर दर्ज होगी और दूध का दूध, पानी का पानी साफ होगा और जो सारे एविडेंस है उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। कोर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसको किसी तह तक पहुंचकर किनारे पर लेके जाएंगे, जिससे तमाम जो पुलिस के ऊपर, जो खाकी के ऊपर दाग लग गया है, वो शायद धुल सके। सर, अनिल देशमुख के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो उसमें लगे, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं वो अब तक इस पर चुप हैं। आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो शरद पवार के दबाव में क्या चुप हैं? क्या उनकी एक
सामूहिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीएम की, जितनी टीम को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो दूसरी पार्टियों से मिलकर मिलीजुली सरकार हो या उनकी इंडिविजुअल सरकार हो। अब उनका चुप रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि इतने महत्वपूर्ण विषय में जहाँ पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, तमाम मीडिया उस बारे में एक्टिव है, उनका ना बोलना अपने आप में जो मौन व्रत है बहुत बड़ा एक मैसेज देती है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ दाल में काला था। सर, आपने पुलिस विभाग में लंबे समय तक काम किया है, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सचिन वाजे, परमवीर सिंह और अनिल देशमुख जिन्होंने अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल किया, उनके साथ किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए? उनके खिलाफ इतने दंडात्मक कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ पिनल एक्शन लिए जाए, डिपार्टमेंटल एक्शन तो उनके खिलाफ होना ही होना तय है। परंतु इससे पहले आपको याद दिलाऊं कि बॉम्बे पुलिस के दामन पर बहुत सारे दाग लगते रहे, अंडरवर्ल्ड के साथ में उनका मिली भगत मानी जाती रही है। आपको याद होगा अब तक 56 पिक्चर बनी थी, उसके हीरो थे दया नायक जो पुलिस के अंदर थे, बॉम्बे पुलिस के अंदर, किस तरह से उनको बाद में लास्ट में वो घिरे। उसके बाद प्रदीप शर्मा उनके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, वो किस तरह से इन हालातों में गिरे। बाजे खुद एक बहुत बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इवन दिल्ली के अंदर जो राजवीर यादव थे, उनका भी जो चरित्र था बाद में जो उनको खुद गोली से मरे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में उनका नाम आया। तो जो आउट ऑफ द वे जाकर ये लोग काम करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं इनका कोई पर्सनल मैटर जुड़ा होता है, कोई ना कोई अंदर की बात होती है। तो ये चीज़ें जब निकल कर आती हैं तो तमाम वर्दी के ऊपर दाग लगता है। जो राइटफुल ऑफिसर हैं, जो जेन्युइन अफसर हैं, जो मेहनती अफसर हैं, उनको भी इन जिल्लत और परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जो तमाम जो नाम इस बारे में आ रहे हैं, उनका क्या रोल था, क्या ये सही था या गलत था, इसका निर्णय जरूर होना चाहिए, जिससे जनता को पता लगे सच्चाई क्या थी। सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।